स्टार्ट करूंगा। तो चलिए जी, बिल्कुल ये क्लास हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और स्पेशली आपके लिए ही ये क्लास जो है वो होने वाली है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जल्दी से दीजिए। जिसे उदासीनता या तटस्थता वक्र विश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, इनडिफरेंस कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो हिग्स एलन ने दिया है, जो कि ऑर्डिनल अप्रोच का पार्ट होता है ना। और उसके बाद में ये जो होता है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। बेबी, मेरे हिसाब से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। इसमें एक पॉइंट और मैं लिख देता हूं, आपको एक पॉइंट और लिख देता हूं, जो चौथा पॉइंट बनेगा बेसिकली, और वो होता है उपभोक्ता संतुलन। चलो सर, किसने कौन सा नियम दिया है ये तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन अब ये भी तो बता दो कि कंज्यूमर लगातार पिज्जा खाएगा तो खाते खाते कोई तो पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो रुक जाएगा, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां वो कहेगा कि सर अब इक्विलिब्रियम आ चुका है, अब संतुलन आ चुका है। तो जब मार्शल से हमने पूछा कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा, उपभोक्ता संतुलन कब आएगा, वो पॉइंट कब आएगा जब कंज्यूमर कहेगा कि बस अब पेट भर गया, अब और नहीं खाना है। तो जब ऐसा हम यहां पे होता है तो इन्होंने एक और नियम दे दिया उसके लिए, जिस नियम का नाम है लॉ ऑफ इक्वी। जिस नियम का नाम क्या है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसका नाम है, जिसे हम सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है ये भी इसी का पार्ट है। ये जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है ये भी इसी का पार्ट है। और एक कॉन्सेप्ट इन्होंने और दिया है उपभोक्ता संतुलन को समझाने के लिए, जिसे उपभोक्ता आधिक्य कहा जाता है। तो कंज्यूमर उपभोक्ता आधिक्य, और ये जो उपभोक्ता आधिक्य है इसी को हम कहते हैं क्या? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। तो ध्यान रखना, कितनी सारी बातें मैंने आपको यहां बता दी है। कंज्यूमर सरप्लस हो या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हो या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, ये सब की सब जो है वो कंज्यूमर यहां पे कार्डिनल अप्रोच का पार्ट है। और यहीं पे अगर हम यहां की बात करते हैं तो यहां भी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया, जिस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बजट या कीमत रेखा। हिग्स और एलन ने कहा कि मेरे हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को देख लेना चाहिए, जिस कॉन्सेप्ट को बजट या प्राइस लाइन के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली इस पूरे सिलेबस की थीम है, इस चैप्टर की थीम है जो मैंने यहां पे आपको बता दी है। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना होता है? इस चैप्टर में हमें एक एक करके, एक तो ये लॉ पढ़ना है जिस लॉ का नाम है सीमांत उपयोगिता हास नियम, और ये जो क्वेश्चन आया है ना ये वहीं से आया है। सरप्लस क्या होता है हम बताएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। अब यहां पे कहानी को समझने की कोशिश करना। अब यहां पे एक नियम है जिस नियम को कहते हैं सीमांत उपयोगिता हास नियम। एक नियम है जिसका नाम है सीमांत उपयोगिता हास नियम की बात जो है वो यहां पे हो रही है। जो सीमांत उपयोगिता हास नियम है उस नियम को हम कहते हैं क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात जो है वो यहां पे हो रही है। अब ये नियम क्या है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जब ये नियम आप समझ लोगे ना तब मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे, तब आंसर दे पाओगे। समझ रहे हो? तो मैं बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से आपको चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से कहानी जो है वो सारी समझ में आ जाए। तो अब यहां पे एक नियम पढ़ रहे हैं जिस नियम का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग शब्द समझते हो क्या होता है? डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटता हुआ, मार्जिनल का मतलब होता है, ध्यान से देखना, आधी परिभाषा तो आपको नाम में ही समझ में आ जाएगी। सबसे पहला वर्ड है डी का मतलब डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब होता है हास। हास का मतलब क्या होता है? हास का मतलब होता है घटता हुआ। हास का मतलब क्या होता है? घटता हुआ होता है, जिसे हम डिक्रीजिंग के नाम से यहां पे जानते हैं।
उसके बाद में एम का मतलब होता है मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत। और इकोनॉमिक्स में जब भी ये शब्द आता है मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मार्जिनल का जो मतलब होता है वो होता है क्या, अतिरिक्त होता है। और अतिरिक्त को क्या कहा जाता है, अतिरिक्त को कहा जाता है एडिशनल। क्या कहा जाता है, एडिशनल। और फिर बात करते हैं यू, यू मतलब यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है जो है वो संतुष्टि, संतुष्टि। तो आपको थोड़ा बहुत नाम से ही पता चल रहा है कि संतुष्टि जो है हर एक यूनिट से जो मिलने वाली संतुष्टि है वो घटती जाती है। अब ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब मैं यहां पे एक टेबल बनाऊंगा। टेबल बनाने से पहले आपको कुछ बातें जो है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर ये सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सर ये सीमांत उपयोगिता क्या होती है, सर ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ये आप हमें बताइए। तो मार्जिन यूटिलिटी का मतलब बहुत सिंपल है, किसी वस्तु की एक यूनिट से, किसी वस्तु की एक यूनिट से मिलने वाली संतुष्टि, एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। अगर आप पिज्जा खा रहे हो तो पिज्जा के पहले पीस से आपको जो मजा आया, पिज्जा के दूसरे पीस से जो आपको मजा आया, तीसरे पीस से जो मजा आया, उसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। और उसके बाद में एक और बात है, वो कहलाती है हमारी कौन सी उपयोगिता, वो कहलाती है हमारी कुल उपयोगिता। सर ये कुल उपयोगिता क्या होती है, तो कुल उपयोगिता को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। ये क्या होता है सर, ये भी समझ लो। इसका मतलब होता है कि वस्तु की एक नहीं सभी यूनिट से, एक वस्तु की सभी यूनिट से मिलने वाली या मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। आपने 5 पिज्जा खाए, पांचों पिज्जा से जो आपको मजा हो आया ना, उसी को कहा जाता है टोटल यूटिलिटी। बस 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 बस, आपस में बात नहीं, और यहां पे फोकस कीजिए सारा। तो 2 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब 2 डेफिनेशन जब बता दी है तो चलो अब एक काम करते हैं, यहां पे एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल से चीजों को और अच्छे से समझने की हम जो है वो यहां पे कोशिश कर लेते हैं। यहां मैंने एक टेबल बनाई है, वो टेबल आप सभी के सामने यहां दिख रही होगी, और इस टेबल में कुछ डेटा हम लोग लेंगे। आशा करता हूं वो डेटा से आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। यहां मैंने लिया है पिज्जा की यूनिट, यहां मैंने लिया है पिज्जा से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, और यहां मैंने लिया है पिज्जा से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी। तो 2 यूटिलिटी की बात हम यहां पे जो है वो कर रहे हैं। एक पिज्जा से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है और दूसरा पिज्जा से मिलने वाली टोटल यूटिलिटी है। इन दोनों के बारे में हम यहां पे बात कर रहे हैं। कहानी को समझना, मैंने पिज्जा पहला पीस खाया, दूसरा पीस खाया, तीसरा पीस खाया, चौथा पीस खाया, पांचवा पीस खाया, है ना। अब सोच के देखो, आप एक शादी में गए हो, है ना। थैंक यू सो मच उमा। आप सोच के देखिए, आप एक शादी में गए हैं और उस शादी में मान लीजिए आपको कोई मिठाई है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आपको रसगुल्ला बहुत ज्यादा पसंद है ना। और अब जब आप बहुत तेज आपको भूख लग रही है और आप सोच के बैठे हो कि आज इस शादी में रसगुल्ला मिलने वाला है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, और जैसे ही जो है सबसे पहले आप कहां पहुंच गए, आप सबसे पहले पहुंच गए जहां पे रसगुल्ला मिल रहा था, रसगुल्ला बट रहा था। और जैसे ही आपने पहला पीस रसगुल्ले का खाया, ओहो आनंद ही आ गए, बहुत तेज भूख लग रही थी। तो पहले रसगुल्ले से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो कितना मिल गया है, मान लीजिए आपका सेटिस्फेक्शन 8 का था। सर सेटिस्फेक्शन नंबर्स में कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हम मार्शल की अप्रोच पढ़ रहे हैं। मार्शल की जब अप्रोच पढ़ते हैं तो मार्शल ने हमको यही सिखाया है कि सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं, तो बस मेजर हम कर रहे हैं। ओके, यू आर द बेस्ट टीचर फॉर इकोनॉमिक्स, थैंक यू सो मच। गजब लेक्चर सर, धन्यवाद आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें इस अच्छी जानकारी को, ताकि सभी को लाभ जो है वो मिल सके। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला पिज्जा खाया तो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 8 का मिला।
अब मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं दूसरा पिज्जा खाऊंगा, है ना, पहले पिज्जा से डेफिनेटली बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला होगा, लेकिन क्या उतना मजा, जितना मजा पहले पिज्जा से आया था, क्या उतना ही सेटिस्फेक्शन आपको सेकंड पिज्जा से भी आएगा क्या? ईमानदारी से बताओ। आप कहोगे सर नहीं आएगा। आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा। तो सेकंड पिज्जा से जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, थर्ड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा, फोर्थ से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और कम हो जाएगा। अब आप कहोगे सर पेट भर गया, सर पेट भर गया सर, रसगुल्ले कितने खा लिए, 4 बड़े बड़े रसगुल्ले खा लिए सर, अब तो पेट भर गया है। फिर भी आपके साथ में आपका कोई दोस्त था, उसने कहा कि नहीं यार, तुझे मेरी कसम है, तुझे एक और खाना पड़ेगा। आप खाना नहीं चाहते थे, फिर भी उसने खिला दिया है, लेकिन अब उस रसगुल्ले से, 5वें रसगुल्ले से सेटिस्फेक्शन जो है वो 0 हो गया। लेकिन उसी शादी में जो है एक और पर्सन जो है वो आपका दोस्त आपको मिल गया, और दोस्त ने कहा कि नहीं यार, मेरे हाथ से तुझे एक तो और खाना पड़ेगा। जैसे ही आपने एक और रसगुल्ला खाया, रसगुल्ला खाने से आपका जो सेटिस्फेक्शन है, जितने रसगुल्ले खाए थे वो सारे के सारे रसगुल्ले बाहर आ जाएंगे, और अब जो सेटिस्फेक्शन है वो माइनस हो जाएगा। ओके, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं योगेश, और कंज्यूमर बिहेवियर में हम अभी एक लॉ पढ़ रहे हैं, नियम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता हास नियम हम पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये एमयू समझ में आ गया होगा, और ये जो एमयू का नेचर है ना, ये जो आपको एमयू का नेचर दिख रहा है, यही नेचर जो है ना वो डेफिनेशन है, यही नेचर जो है वो डेफिनेशन है, परिभाषा है किसकी? यही परिभाषा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, यही परिभाषा है सीमांत उपयोगिता हास नियम की। ओके, तो क्या सिखाता है हमें सीमांत उपयोगिता हास नियम? सीमांत उपयोगिता हास नियम हमें यह सिखाता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स की एडिशनल यूनिट परचेज करता है, कंज्यूम करता है, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। वो और कंज्यूम करेगा, सेटिस्फेक्शन और कम होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसका सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगा। उसके बाद भी अगर वो लगातार गुड्स को कंज्यूम करता जाएगा, लगातार रसगुल्ले खाते जाएगा, तो एक पॉइंट के बाद सेटिस्फेक्शन नेगेटिव हो जाता है। इसी को सीमांत उपयोगिता हास नियम कहते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक जो है वो सारी बात समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए जी, हम यहां ये मानेंगे सर इसमें जो एक ही प्रोडक्ट है उसको क्या कहेंगे? जो एक ही प्रोडक्ट है, मैं समझा नहीं क्वेश्चन क्या है। यस, यहां पे अजम्पशन हम ये मानते हैं कि एक ही प्रोडक्ट है, एक ही की बात कर रहे हैं। अब बात को समझना, टीयू कैसे निकालेंगे। मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई थी और ये कहा था कि टीयू का मतलब होता है सभी यूनिट को खाने से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। तो बताओ यहां पिज्जा कितना खाया? 1। तो मैंने पूछा किसी से कि बताओ एक पिज्जा खाने से कितना टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, वो कहेगा सर पिज्जा ही 1 खाया है, तो टोटल सेटिस्फेक्शन भी कितना होगा? 8। लेकिन जब 2 पिज्जा खा लिए तो मैंने उससे पूछा कि बताओ दोनों से कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो कहेगा कि सर देखो पहले पिज्जा से सेटिस्फेक्शन 8 का मिला था, दूसरे पिज्जा से सर 6 का मिला, तो इसका मतलब सर दोनों पिज्जा से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 14 का मिला। उसके बाद में मैंने कहा बताओ 3 पिज्जा खाने के बाद सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, तो उसने कहा कि सर देखो 2 का हिसाब तो हम आपको दे चुके हैं, 2 से सेटिस्फेक्शन 14 का मिला है, तीसरे का सेटिस्फेक्शन 4 का है, तो यहां सर 18 आ जाएगा। क्लियर है? 18 + 2 यहां पे 20 आ जाएगा, 20 + 0 यहां पे 20 आ जाएगा, और 20 - 2 यहां पे कितना आ जाएगा? यहां 18 आ जाएगा। ये मैंने आपको क्या निकालना बता दिया? एमयू से टीयू निकालना सिखा दिया। इसलिए टीयू का फॉर्मूला होता है सिग्मा एमयू। एमयू को जोड़ते जाओ, एमयू को ऐड करते जाओ, आपका क्या आ जाएगा? टीयू आ जाएगा। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन में एक बात और आपसे पूछ लेता हूं, इसी क्वेश्चन में सोचो अगर एमयू नहीं दे रखा होता, सोचो इसी क्वेश्चन में अगर आपको एमयू नहीं दे रखा होता और टीयू से एमयू निकालना होता तो कैसे निकालते? अब हम टीयू से एमयू निकाल रहे हैं, अब समझने की कोशिश करना।
मैं आपको समझा पहले रहा हूं, फॉर्मूले बाद में बन रहे हैं। मतलब कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी रटना नहीं है, ध्यान रखना। आ जाओ बात करते हैं यहां पे। तो बात हो रही है कि पहली यूनिट से बताओ, पहले पिज्जा खाने से, पहला रसगुल्ला खाने से सेटिस्फेक्शन कितना मिला? 8 का। मैंने कहा कंज्यूमर से बताओ पहले पिज्जा से कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला? वो कहेगा कि सर पिज्जा ही, अभी तो रसगुल्ला ही एक खाया है, तो सेटिस्फेक्शन भी कितना होगा? 8 ही होगा। ठीक है। अब मैंने कहा कंज्यूमर से कि सर बताओ, यस यस कर भी बताऊंगा। मैंने कहा कंज्यूमर को बताओ 2 रसगुल्ले खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला? तो कंज्यूमर कहेगा कि सर 2 रसगुल्ले खाने से जो सेटिस्फेक्शन मिला वो सर 14 का मिला। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा पहले से सेटिस्फेक्शन कितने का मिला था? पहले से सेटिस्फेक्शन 8 का मिला। मैंने कहा दोनों से कितना मिला? कहता है दोनों से 14 का मिला। अरे मैंने कहा एक बात बता, एक एक्स्ट्रा रसगुल्ला खाने से कितना एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन मिला? वो कहेगा सर पहले से मिला था 8 का, दोनों से मिला 14 का, डिफरेंस कितना है? 6 का। तो 6 लिख दो यहां पे। एक बार और समझ लो। मैंने कहा बताओ 3 रसगुल्ले खा लिए, तीनों रसगुल्ले से कितना सेटिस्फेक्शन मिला? वो कहेगा सर तीनों से सेटिस्फेक्शन सर 18 का मिला। मैंने कहा 2 से कितना मिला था? कहता है सर 2 का हिसाब मैं आपको दे चुका हूं, 2 से सेटिस्फेक्शन 14 का था, और तीनों रसगुल्ले खा लिए तो सर सेटिस्फेक्शन 18 का हो गया। तो मैंने कहा बता और एक एक्स्ट्रा पीस खाने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला है? तो वो कहेगा कि सर 4 का सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा है। वो कहेगा 2 का सेटिस्फेक्शन एक्स्ट्रा है। वो कहेगा सर यहां सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, यहां सेटिस्फेक्शन जो है वो -2 का है। तो ध्यान रखना टीयू का फॉर्मूला, एमयू का फॉर्मूला क्या होता है? तो एमयू का फॉर्मूला होता है चेंज इन टीयू। टीयू में चेंज होगा अपॉन चेंज इन यूनिट होगा, तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। ओके, अब चलिए इनमें रिलेशनशिप देख लेते हैं। अब चलिए इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, आओ अब उस रिलेशनशिप को समझ लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रिलेशनशिप से, तो कहानी समझना। बताओ यहां से लेकर यहां तक टीयू लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहां से लेकर यहां तक टीयू लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब टीयू इंक्रीज होता है तो आप देखो ये लगातार क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जब टीयू इंक्रीज होता है तो एमयू जो है वो डिक्रीज होता है। ये कहानी यहां तक की हो गई। तो 2 एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जब टीयू इंक्रीज होगा तो एमयू क्या होगा? डिक्रीज, या जब एमयू घटता है तब टीयू बढ़ता है। पक्का? दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहां पे टीयू मैक्सिमम हो गया है, और जब ये मैक्सिमम हुआ तब ये 0 हुआ। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब टीयू मैक्सिमम होता है तो जो एमयू है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि बताओ जब एमयू 0 होता है तो टीयू क्या होता है? तो टीयू आपका मैक्सिमम हो जाता है। डन है। लास्ट आ जाओ। अब देखो जो हमारा टीयू है वो डिक्रीज हो रहा है, और जब टीयू डिक्रीज हो रहा है तो हमारा एमयू नेगेटिव हो गया है। तो यहां पे लिख देंगे जब टीयू जो है वो डिक्रीज होता है तो एमयू हमारा नेगेटिव हो जाता है। ये 6 क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है। आप कहोगे सर इसका डायग्राम भी बना के बता दो, तो डायग्राम भी बना के बता देता हूं। ये जो कर्व आपको दिख रहा है, ये कर्व है हमारा किसका? टीयू का। ये जो कर्व आपको दिख रहा है ये कर्व आपका टीयू का है। और यहां पे जहां टीयू मैक्सिमम हुआ है वहां से हम एक सीधी लाइन जो है वो ले लेते हैं। लाइन लेने के बाद में हमें पता है कि जहां जब टीयू इंक्रीज होता है तो एमयू डिक्रीज होता है, डिक्रीज कर दिया। जहां टीयू हमारा मैक्सिमम है वहां हमारा जो एमयू है वो 0 हो जाता है, और जहां हमारा टीयू डिक्रीज होता है वहां हमारा एमयू जो है वो नेगेटिव हो जाता है। वही बात
टेबल से बताई, वही बात रिलेशनशिप से बताई, वही बात कर्व से बता दी, और इसी के साथ हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी खत्म होता है। ईमानदारी से बताओ मजा आया कि नहीं आया? और मजा अगर आ गया है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। जल्दी से दीजिएगा इस क्वेश्चन का एक आंसर जो है वो क्या होगा। एक प्रश्न आप सभी के सामने मैं लेकर आ रहा हूं और आपको देना है उस प्रश्न का यहां पे आंसर। जल्दी से दीजिएगा क्या होगा यहां पे आंसर। सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। शीतल, शीतल वो उस बोतल में पानी थोड़ा सा नमाया कर देना ना। चलिए जी, देखिए फटाफट से दीजिएगा आंसर क्या होगा। मनीष शिवम का आंसर आ गया है। सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। गाइज आप सभी को बता दिया है, जो भी स्टूडेंट आप में से हैं जो कि यूके ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। और इवन आज ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो भी टेस्ट सीरीज का ही वीडियो है। कुछ वीडियोस हम यूट्यूब पे डालते हैं ताकि आप लोग घर बैठे अपनी तैयारी को जो है वो कर सके। तो यही क्वालिटी आपको मिलने वाली है। यूके ट्रिपल एससी एडीओ के लिए बहुत मेहनत से हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स सभी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और सेम टू सेम ऐसे ही अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बैच भी अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो जो भी लेना चाहता है ले लीजिए। बहुत कम प्राइस में बहुत हायर लेवल पे क्वालिटी हमने मेंटेन करी है। मैं देख रहा हूं फिलहाल उमा, गौरव, एग्री फार्मिंग, पॉजिटिव वाइब्स, कॉमर्स सीरीज, बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना आंसर दे दिया है और मुझे लगता है कि अब आप सभी आंसर देने लायक हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए जी, आप सभी लोगों ने यहां पे आंसर दे दिया है। आंसर अब इस क्वेश्चन का बहुत आसान है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। ये हमारी कहानी खत्म। इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट को बताने के लिए इतनी सारी कहानी मुझे आपको बतानी पड़ी। ये सब कहानी है जो कहानी मैंने आपको बताई है। तो आशा करता हूं यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं पहुंच रहा हूं अगले क्वेश्चन पे, अगले कॉन्सेप्ट पे मैं जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, जल्दी से दीजिएगा आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी बात इनडिफरेंस कर्व की समीक्षा पर आधारित मांग के सिद्धांत की मान्यता नहीं है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी उदासीनता वक्रों की का अजम्पशन नहीं है। यह प्रश्न आपसे जो है वो पूछा जा रहा था। बहुत ध्यान से कहानी को समझना। जो उदासीनता वक्र होता है ना, जो इनडिफरेंस कर्व होता है, देखो पहले इस बात को समझो। अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है क्या? उस कॉन्सेप्ट का नाम है उदासीनता वक्र, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम इनडिफरेंस कर्व के नाम से जो है वो जानते हैं। ओके, अब कहानी ये आती है कि सर ये होता क्या है, इसको समझो। तो कहानी को बहुत ध्यान से समझना। डिफरेंस शब्द में समझते हो आप? एक होता है डिफरेंस और एक होता है इनडिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग और इनडिफरेंस का मतलब होता है सेम। तो इनडिफरेंस कर्व जो है वो क्या शो करता है? सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो दो वस्तुओं मतलब गुड्स से मिलने वाली, दो गुड्स से मिलने वाली समान संतुष्टि। मतलब जब कोई कंज्यूमर दो वस्तुओं का उपयोग करता है, जब कोई कंज्यूमर दो गुड्स का यूज करता है और उन दो गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो हर कॉम्बिनेशन में जब सेम होगा तो उसी को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। यहां से समझ में नहीं आया तो चिंता मत करो, आपके लिए एक टेबल बनाता हूं। उस टेबल से आप अच्छे से देख पाएंगे कि कहानी बेसिकली क्या है। मैंने यहां पे एक टेबल जो है वो बनाई है। उस टेबल से आपको कुछ कहानी मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए। देखिएगा,
यहां मैंने ले लिए हैं कॉम्बिनेशन, यहां मैंने ले लिए हैं कॉम्बिनेशन, यहां मैंने ले लिया है, मान लीजिए यहां मैंने ले लिया है क्या, यहां मैंने ले लिया है समोसा, यहां मैंने ले लिया है क्या, समोसा, यहां मैंने ले ली है मान लीजिए कचौरी, और यहां मैंने ले लिया है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बहुत ध्यान से देखना, एक हमने ले ली है कचौरी, एक हमने ले लिया है समोसा। अब मैंने किसी कंज्यूमर से पूछा, मान लो मैंने शिवम से पूछा कि शिवम बताओ, हम चाहते हैं, आरपीएससी अड्डा चाहता है कि हम आपका आज पूरा पेट भर दें, बताओ शिवम तुम्हारा पूरा पेट कब भरेगा, पूरा पेट भरने के लिए तुम कितनी कचौरी खाओगे, कितने समोसे खाओगे। तो शिवम ने कहा सर एक काम करो, कॉम्बिनेशन ए बनाओ। कॉम्बिनेशन ए क्या बनाओगे, शिवम ने कहा कि सर एक काम करो मेरे लिए, सर आप एक काम करो, यहां पे जो समोसा है ना सर वो 12 कर दो, मैं 12 समोसे खाऊंगा और एक कचौरी खाऊंगा, तो सर मेरा पेट पूरा भर जाएगा, मेरा पेट सर पूरा भर जाएगा। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा क्या शिवम कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और शिवम ने मना कर दिया कि सर नहीं और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना उस केस में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब शिवम और भी कॉम्बिनेशन में जाकर इन कॉम्बिनेशन को चेंज जो है वो चेंज करेगा। शिवम ने कहा सर एक काम करो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने कहा क्या चेंज करें बताओ। इसने कहा सर आप एक काम करो, समोसा जो है ना वो 8 कर दो, समोसा 8 कर दो। और अच्छा एक बात बताओ, अगर शिवम समोसे कम कर रहा है तो कचौरी बढ़ाएगा ना, पेट भरना चाहिए ना उसका। तो उसने कहा सर समोसा 8 कर दो, कचौरी 2 कर दो, तो भी सर मेरा पेट जो है वो पूरा भर जाएगा। 100% सेटिस्फेक्शन दोनों ही कॉम्बिनेशन में है। मैंने कहा ठीक है ना। एक अजम्पशन है इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व की एक क्या है बोलो, इंडिफरेंस कर्व की एक मान्यता है, एक अजम्पशन है, और मान्यता यह है कि जो एमआरएस होता है, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, वो घटता हुआ होता है, घटता हुआ होता है, मतलब वो डिक्रीजिंग नेचर का होता है। सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया है कि एक गुड्स को बढ़ाने के लिए आप दूसरे का सेक्रीफाइस तो करोगे, लेकिन जो सेक्रीफाइस होगा ना वो सेक्रीफाइस घटता हुआ होगा। तो बताओ यहां से यहां का सेक्रीफाइस कितने का है, 4 का है, तो अब जो सेक्रीफाइस है ना वो 3 का होगा। तो यहां पे 3 का सेक्रीफाइस होगा, तो मैं यहां 5 लिख दूं। तो शिवम कहता है सर 5 समोसे खिलाओ और 3 कचौरी खिलाओगे सर तो भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब और यहां पे मैं सेक्रीफाइस को और यहां पे क्या कर दूं, कम कर दूं। अब यहां पे जो गैप था वो 3 का था, अब गैप 2 का कर दूं, तो यहां पे कितना लिख दूं मैं 3, और यहां लिख दूं 4, तो भी शिवम ने कहा सर उतना ही पेट हमारा भरने वाला है। क्लियर है। अब इस बात को जब मैं यहां पे कर्व पर दिखाऊंगा, इस बात को जब मैं इस तरीके से कर्व पर दिखाऊंगा, तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, इस कर्व को उदासीनता वक्र कहते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो दो गुड्स के, ध्यान रखना, जो दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को दिखाता है, और उस कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को हर केस में जो है वो 100% सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल जाता है। ये बात आप यहां पे ध्यान रखेंगे। लेकिन यस, अगर कहीं ना कहीं जो बात है वो प्राथमिकता की जरूर होगी। कंज्यूमर हमेशा हमेशा क्या फोकस करेगा, हमेशा फोकस वही करेगा, कंज्यूमर हमेशा उसी कॉम्बिनेशन पे जाएगा जिस कॉम्बिनेशन पे उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, जहां पे उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आ जाओ, ये आपको समझ में आ गया होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन गेन, त्याग में परिवर्तन अपॉन प्राप्ति में परिवर्तन। देखो यहां त्याग कितना हो रहा है, 4 का, और गेन कितना हो रहा है 1 का। तो आंसर कितना आया 4, फिर कितना आया 3, फिर कितना आया 2। तो देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटती हुई है, ये अजम्पशन है। अब आओ यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको मुझे बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से दीजिए, इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो आपके हिसाब से क्या होने वाला है, जल्दी से दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है।
जल्दी से दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी मान्यता नहीं है, कौन सी मान्यता नहीं है। तो सबसे पहला, तो क्या इंडिफरेंस कर्व में, क्या इंडिफरेंस कर्व में कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स होते हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का जो है वो अलग अलग प्रेफरेंस होता है, ये अजम्पशन है। क्या इंडिफरेंस कर्व में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमारी घटती हुई होती है, ये बात भी सही है। ठीक है। क्या इंडिफरेंस कर्व में मुद्रा की सतत सीमांत उपयोगिता होती है ना, मनी की कांस्टेंट यूटिलिटी होती है। और क्या कंज्यूमर सदैव किसी वस्तु विशेष की कम मात्रा की अपेक्षा हमेशा ज्यादा मात्रा को जो है वो प्राथमिकता देता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ओके ओके ओके। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ जो हमारा सेटिस्फेक्शन है, जो हमारी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो घटती हुई होती है। आपको बताना है कि कौन सी यहां पे मान्यता जो है वो नहीं है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इनमें से कौन सी मान्यता नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोगों से पूछा जा रहा है। फटाफट से आपको देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे रहे हैं। जल्दी से दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने दे दिया है तो मैं मान लूंगा कि कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है वो आप सभी को 100% जो है वो क्या हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। दीजिए फटाफट से, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। जल्दी से दीजिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। और यस यस यस, आंसर जो है वो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, आंसर जो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं वो सी कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। मनी की, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा की सतत सीमांत उपयोगिता, मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होती है। नहीं, पैसे की जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, आगे 10 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू वो नहीं होगी। समझ रहे हो? ये जो सी मान्यता है ना, ये जो सी मान्यता है वो कहां की है पता है? ये जो सी मान्यता है ये लॉ की है। कौन से लॉ की है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मान्यता है, ये इसकी मान्यता नहीं है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। बाकी सारी बातें सेम है। डी वाला पॉइंट एकदम सही है। कंज्यूमर हमेशा किसी वस्तु विशेष की कम मात्रा की अपेक्षा ज्यादा मात्रा, अरे जहां पे क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, जहां क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी कंज्यूमर हमेशा उसी को प्रेफरेंस देगा। तो ये स्टेटमेंट भी 100% सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आंसर सी सही है। सी जो अजम्पशन है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हो जाता है। ओके, चलिए जी, अब यहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि कंज्यूमर ऐसे पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता है, कंज्यूमर ऐसे पॉइंट पर साम्य होता है जहां बजट रेखा, मैंने आपको बताया था कि जो बजट रेखा का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? हिक्स और एलन ने दिया था, याद आ रहा होगा। और हिक्स और एलन ने जो बजट रेखा बताया वो कहां बताया, कैसे, कहां पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन होता है। तो पहले इस बात को समझो। जो हिक्स एलन ने है उन्होंने कहा कि सबसे पहले देखो बजट रेखा कैसी होती है। तो ये बजट रेखा ऐसी होती है। बजट रेखा का मतलब क्या है सर? बजट रेखा या कीमत रेखा वो लाइन होती है जहां पे कंज्यूमर अपनी इनकम को दो गुड्स में खर्च करता है। तो यहां कचौरी ले लिया, यहां समोसा ले लिया। तो जब कंज्यूमर अपनी इनकम को दो गुड्स में खर्च करेगा तो जो कॉम्बिनेशन बनेंगे उसी कॉम्बिनेशन को बजट लाइन कहते हैं। तो ये कंज्यूमर का बजट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? तो ध्यान रखना, जब इंडिफरेंस कर्व ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। और हम जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है? सेटिस्फेक्शन को दिखाता है। तो यहां पे मुझे एक बात बताओ, ये हमारा सेटिस्फेक्शन है, और जहां हमारा सेटिस्फेक्शन है अगर वहीं हमारा बजट भी मिल गया
वहीं हमारा बजट भी मिल गया, तो समझ लो इसी पॉइंट को हम कौन सा बिंदु कहेंगे, इसी को हम संतुलन बिंदु कहेंगे, इसी को हम साम्य बिंदु कहेंगे, इसी को हम इक्विलिब्रियम भी कहेंगे। बोलो क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम भी कहने वाले हैं। आप कहोगे सर यहां ये जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के अंदर है सर, वहां संतुष्टि क्यों नहीं मिलेगी? अरे इसलिए नहीं मिलेगी, मेरा बजट था 10 लाख की कार लेने का, मेरा बजट था 10 लाख की कार लेने का, मैंने कार ले ली 5 लाख की, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सर अगर कोई कर्व बजट लाइन के ऊपर है तो सर वहां सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि बजट तो 10 लाख का है और बीएमडब्ल्यू का सपना देख रहा हूं, ये कैसे पॉसिबल है ना? तो बजट और सेटिस्फेक्शन जहां मैच हो जाएं, समझ लो वही हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो सी आंसर जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं, आंसर आपका आंसर सही है। जब बजट लाइन जो है वो इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट करती है। अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि एक उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन टुवर्ड राइट। क्या समस्या है इसमें? ये तो हम सब जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व राइट साइड में जा रहा है, वैसे भी जाता है, जानते हैं हम। अब क्वेश्चन कह रहा है क्यों जाता है? क्यों जाता है? याद करो यहां कचौरी थी, याद करो यहां समोसा था, और समोसे को बढ़ाने के लिए, समोसे को इंक्रीज करने के लिए कचौरी का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, याद करो। तो बताओ इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है? जल्दी से दीजिए, मुझे लगता है बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हो। इसलिए एक उदासीनता वक्र सीधी और ढलवा होता है क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन में हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है। अरे यही तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन भी होती है हमारी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए बिल्कुल सही हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप थोड़ा सा सोचो, सोच के मुझे बताना, गलती मत करना। ये क्वेश्चन कर लिया तो मैं समझ लूंगा आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। चलिए दीजिए आंसर क्या होगा। मैं देख रहा हूं कुछ स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। माही कॉमर्स क्लासेस, मयंक, गौरव, मनीष, सनी, शिवम, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। ए, सी, डी, अलग अलग आंसर आ रहा है। चलिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है।
इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताना था। एक उदासीनता वक्र इंडिफरेंस कर्व सीधी और अधोगामी ढलुआ होता है। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। ये स्टेटमेंट तो सही है, ये स्टेटमेंट तो क्या है, सही है। इसमें तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से है ही नहीं आपको, इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से है ही नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक वक्र की उत्तलता से बोध होता है। देखो उत्तलता का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स। और ये जो शेप है ना, इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है, इस शेप को हम कॉन्वेक्स ही कहते हैं। हिंदी वाले जो है वो ध्यान रखेंगे उत्तल होता है। तो इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व का कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि जो वक्र का ढाल है वो घटता जाता है। बिल्कुल सही है, जो स्लोप है वो नीचे जा रहा है। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, ढाल हमारा जो है वो घटता जा रहा है। तो ए और बी तो दोनों सही स्टेटमेंट है। तीसरा आ जाओ, उपभोक्ता के लिए घटिया वस्तु की आय लोच ऋणात्मक होती है। यह क्वेश्चन डिमांड से पूछ लिया, ये क्वेश्चन डिमांड से पूछ लिया। घटिया वस्तु को हम कहते हैं यहां पे इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब गिफिन गुड्स, और गिफिन गुड्स में हमको पता है, गिफिन गुड्स में हमको पता है कि गिफिन गुड्स में अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ जाती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो कंज्यूमर जो है वो डिमांड को क्या कर देता है, डिमांड को वो घटा देता है। कंज्यूमर जो डिमांड है उसे क्या कर देता है, घटा देता है। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं जो है वो सही लग रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं उपभोक्ता के लिए घटिया वस्तु की जो आय लोच होती है ना, तो जो इंफीरियर गुड्स होता है उसमें जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है, और उसकी मांग की मात्रा पर किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का जो प्रभाव है वो यहां पे क्या कहलाता है, मूल्य प्रभाव कहलाता है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी जो है वो गलत कैसे हुआ, ये बताओ सबसे पहले तो। इसका मुझे आंसर जो है ना गलत लग रहा है, जल्दी बताओ। एक मिनट रुकिएगा ना, मुझे ये लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कुछ मिस्टेक है भी या नहीं है। आपके हिसाब से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक जो है वो इस क्वेश्चन में लग रही है।
हाँ, कहीं ना कहीं इसमें तो टाइपिंग मिस्टेक है। इसको एक बार या तो अपन होल्ड करते हैं। ओके 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 ओके, यस 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 यस। इस क्वेश्चन में हम बिना फालतू में परेशान हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में इंग्लिश वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, हिंदी वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। पेन पड़ा होगा टेबल पे, टेबल। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में जो है इंग्लिश वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। यहां पे ध्यान दीजिएगा। मैं वही सोचूं हो क्या रहा है, कहां गड़बड़ हो गई है। तो इस क्वेश्चन में यहां पे ये धनात्मक है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स। इस क्वेश्चन में अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम में हमें साफ जो चीजें हैं वो पता चल जाती है ना। एक्सट्रीमली सॉरी, डी ऑप्शन तो 100% सही है कि प्राइस में प्रभाव होने से मांग में अगर प्रभाव होता है तो उसे प्राइस इफेक्ट कहते हैं। वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। लेकिन यहां पे जो हिंदी का स्टेटमेंट था, मैंने हिंदी पढ़ी, इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, जबकि मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है पता है। एग्जामिनेशन हॉल में अगर हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, तो इंग्लिश सही मानी जाती है और यहां पे यही था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, जबकि यहां लिखा हुआ था पॉजिटिव रिलेशन होता है, तो पॉजिटिव रिलेशन हमारा नहीं होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी के सामने है। द सेकेंड ग्लास ऑफ लेमनेड गिव लेसर सेटिस्फेक्शन टू अ थर्स्टी बॉय। एक पर्सन जो बहुत प्यासा है उसे नींबू का एक ग्लास दिया, है ना। आप कह सकते हैं नींबू पानी दिया, तो पहले वाले ग्लास से सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा, दूसरे से सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। क्वेश्चन यही कह रहा है कि बताओ ये कौन सा नियम है। बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो नींबू लेमन का दूसरा ग्लास एक प्यासे लड़के को कम संतुष्टि देता है, ये कौन सा लॉ है। क्या ये मांग का नियम है? भैया मांग का नियम तो हमको ये सिखाता है कि प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है। ये नहीं हो सकता। क्या ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है? क्या ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है? क्या ये लॉ ऑफ सप्लाई है? बताओ। अब तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से आप सभी लोग जो है वो दे सकते हो। सभी स्टूडेंट बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो हो जाता है। क्लियर है? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा था हमारा, जिसे कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। पहले कंज्यूमर सरप्लस को देख लेते हैं। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्वेश्चन कर लिए, सीमांत उपयोगिता हास नियम के क्वेश्चन कर लिए, हमने उदासीनता वक्र के क्वेश्चन कर लिए। अब जो है वो कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं। सर कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है ये बता दो। तो ये भी समझ लो। कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है जो कंज्यूमर पे करने को रेडी है। अभी एक मूवी चल रही है बड़ी अच्छी, मान लो सलमान खान की एक मूवी है, और मैं उस मूवी के लिए 500 रुपए देने को तैयार हूं। मैं उस मूवी के 500 रुपए देने को तैयार हूं। वहां जब गया तो पता पड़ा डिस्काउंट चल रहा है और मुझे वो मूवी देखने में 200 रुपए में ही मिल गई। मेरे कितने रुपए बच गए हैं? 300 रुपए बच गए। यही 300 रुपए कंज्यूमर सरप्लस है। व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे, जो कंज्यूमर पे करने को रेडी है, माइनस जो उसने एक्चुअल पे किया है। तो बजट रेखा के भीतर, बजट लाइन के भीतर जो क्षेत्र होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी इनकम को पूरी तरह से खर्च नहीं किया है ना। तो तीसरा ऑप्शन जो आप कह रहे हैं सभी का आंसर बिल्कुल सही है कि किसी वस्तु के लिए चुकाने के लिए इच्छुक एक व्यक्ति द्वारा कितना पैसा दिया जा सकता है, मतलब जो मैं चुकाने को रेडी हूं, माइनस
उसके बाजार मूल्य के बीच में अंतर, यही कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन फिर से इंडिफरेंस कर्व से आया है और मुझे लगता है कि अब इस प्रश्न का आंसर बहुत आराम से आप दे सकते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ कि कंज्यूमर सरप्लस में इंडिफरेंस कर्व के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहां पे सही है। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। क्या ये इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है? यस होता है। इंडिफरेंस कर्व में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट होती है? नहीं, कांस्टेंट नहीं होती। अभी हमने देखा था वो घटती हुई होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। तीसरा कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट होती है? नहीं, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो 45 डिग्री की रेखा उदासीनता वक्र को काटती है, इंडिफरेंस कर्व को काटती है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन ही बहुत सिंपल ऑप्शन था जो इंडिफरेंस कर्व के बारे में सही था। बाकी ऑप्शन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखे थे। अगला क्वेश्चन है, जब अर्थशास्त्री किसी विशिष्ट वस्तु की उपयोगिता की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन कह रहा है सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है कि जब कोई भी इकोनॉमिस्ट किसी गुड्स से मिलने वाले, रसगुल्ले से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये कह रहा है केवल कि ये बताओ कि सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है। सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत जो है वो होने वाली है। तो क्या एक वस्तु की जो डिमांड है वो सेटिस्फेक्शन है? नहीं। उस उपभोक्ता में वस्तु की उपादेयता, यूजफुलनेस, ये भी नहीं है। यूटिलिटी का मतलब ही क्या होता है? सेटिस्फेक्शन। तो वस्तु के उपयोग से जो संतुष्टि मिलती है उसी को उपयोगिता कहते हैं। यह आंसर यहां पे बिल्कुल सही हो जाता है ना। तो मेरे हिसाब से आपके कंज्यूमर बिहेवियर के तो अब एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोग गलत नहीं करके आओगे। अब हम फटाफट से जो है वो यहाँ पे डिमांड के कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। डिमांड के जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। सो पहला प्रश्न आप सभी का, मतलब बाकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, डिमांड से संबंधित एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने है। दीजिएगा फटाफट से आंसर क्या होगा। अब कंज्यूमर बिहेवियर नहीं, अब डिमांड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जल्दी से दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चावल बाजार में क्या होगा यदि क्रेता निकट भविष्य में चावल के मूल्य में अधिक मूल्य की अपेक्षा कर रहा है। अरे तो शेयर मार्केट वाला क्वेश्चन हो गया, ना। अगर मुझे लग रहा है कि किसी कंपनी का शेयर मार्केट में बढ़ने वाला है तो मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा और मैं आज उसको खरीद के रख लूंगा। जब मुझे पता है कि चावल के मार्केट में चावल महंगा होने वाला है, आज उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो चावल के लिए डिमांड बढ़ेगी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है गिफिन वस्तु के बारे में आपको बताना है कि गिफिन वस्तु का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। आपको पता होना चाहिए गिफिन वस्तु में क्या होता है। गिफिन वस्तु में जो प्राइस होती है ना, जब प्राइस जो है वो कम हो जाती है और प्राइस कम होने से जब डिमांड भी कम हो जाता है, तो ऐसा गिफिन वस्तु में ही तो होता है। नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? चीजें सस्ती होती है, अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है ना। पर गिफिन गुड्स इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में क्या होता है कि प्राइस तो कम हो जाती है लेकिन डिमांड भी कम हो जाती है, तो रिलेशन यहां पे पॉजिटिव दिख रहा है। और जब रिलेशन पॉजिटिव होता है तो कर्व हमारा ऐसा अपवर्ड होता है तो डाउनवर्ड हो नहीं सकता। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, ये भी हो नहीं सकता। तो ये यहां पे डी आंसर बिल्कुल सही है। तो जिन भी स्टूडेंट ने डी दिया, बहुत बढ़िया आपका आंसर यहां पे। ओके, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, दिखावटी लेन देनों को, जो लेन देन दिखावटी होते हैं, जो लेन देन प्रेस्टिजियस होते हैं, वो गुड्स जिनको पर्सन यूज ही इसलिए कर रहा है कि उसे कहीं ना कहीं दिखावा करना है। सर रॉबर्ट गिफिन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दिखावटी लेन देन जैसे कि हीरा, महंगी कारें, ये सब दिखावटी गुड्स होते हैं
और दिखावटी गुड्स को ही प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हैं, उसी को हम स्नॉब गुड्स कहते हैं, उसी को वेबलन गुड्स कहते हैं। सारे स्टेटमेंट सही है। और इन गुड्स में ध्यान रखना, जो दिखावटी वस्तु होती है ना, दिखावटी वस्तु में जितना प्राइस ज्यादा होता है उतनी ही डिमांड भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए ये जो दिखावटी वस्तु है, जो प्रेस्टिजियस गुड्स है, ये एक्सेप्शन होता है, ये अपवाद होता है मांग के नियम का। चलिए बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, यहां पे रणवीर सिंह का एग्जाम्पल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आय में परिवर्तन की अनदेखी करके क्वेश्चन कह रहा है कि इनकम में जो चेंज हो रहा है ना, उसको इग्नोर करो। सबसे पहले तो क्वेश्चन आया कहां से है ये समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये क्वेश्चन आय लोच से आया है। ये क्वेश्चन कहां से आया है? आय लोच। आप जानते हैं कि लोच जो होती है, इलास्टिसिटी जो होती है, वो तीन तरह की होती है। प्राइस बदलने से डिमांड बदले, वो मूल्य लोच होता है। संबंधित वस्तु का मूल्य बदलने से मुख्य वस्तु की डिमांड बदले, वाई वस्तु की प्राइस बदलने से एक्स की डिमांड बदले, तो वो होता है क्या? उसे क्रॉस इलास्टिसिटी, आड़ी तिरछी लोच कहा जाता है। और जब इनकम बदलने से डिमांड बदले, है ना, जब इनकम बदलने से डिमांड बदले तो वो आय लोच होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनकम में चेंज जो हो रहा है उसको इग्नोर करो और डिमांड सेम रहेगी। अरे डिमांड अगर सेम रहेगी तो जब डिमांड सेम रहती है तो ये रहा। जब हमारी इनकम हमारी 10,000 है तो भी ये डिमांड हो गई, इनकम 20 हो रही है तो भी ये डिमांड है। क्वेश्चन कह रहा है बताओ इस सिचुएशन में आय लोच क्या होती है? अरे इस सिचुएशन में आय लोच क्या होती है? जब ऐसा हो रहा है मतलब इनकम तो बदल रही है लेकिन डिमांड नहीं बदलती है। जब डिमांड नहीं बदलती है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो होता है। जब जीरो होता है तो उसे परफेक्टली इन इलास्टिक कहा जाता है। जब परफेक्टली इन इलास्टिक होता है तो उसे पूर्णतया बेलोचदार कहा जाता है। अब क्वेश्चन कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, हम आंसर दे सकते हैं यहां पे। तो यहां पे मांग की शून्य आय लोच आंसर सही है। मुझे नहीं पता आप लोग बी आंसर क्यों दे रहे हैं। एक से कम मांग की आय लोच नहीं है। एक से कम जो आय लोच होती है वो आरामदायक वस्तु में होती है ना। एक से कम जो होती है ना वो आरामदायक वस्तु में होती है। और एक से ज्यादा जो आय लोच होती है वो ध्यान रखना वो कौन सी वस्तु में होती है? विलासिता की वस्तु में होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनकी मांग की लोच कितनी होती है? तो एक से ज्यादा होती है। एक से ज्यादा का मतलब लग्जरी गुड्स में पर्सन की इनकम बढ़ेगी 20% से, वो लग्जरी गुड्स को डिमांड को बढ़ा देगा 40% से, 50% से, क्योंकि उसे दिखावा करना है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। आपने गलती करी है तो अच्छी बात है, ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, तो जब इनकम बढ़ती है तो जो कंज्यूमर है, देखो इनकम बढ़ेगी तो कंज्यूमर का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं अब वो प्रीमियम गुड्स को खरीदना शुरू करेगा। वहीं से क्वेश्चन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर श्रेष्ठ गुड्स की तरफ जाएगा और घटिया वस्तु की डिमांड कम होगी। क्वेश्चन कह रहा है इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन कह रहा है इसका मतलब क्या है? जल्दी से बताइए। चलिए जी, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे क्या होने वाला है। क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन ये कह रहा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंज्यूमर जो है वो डिमांड को कम कर रहा है क्योंकि जीवन स्तर बदल रहा है। तो मांग की आय लोच कौन सी है? ऋणात्मक आय लोच होती है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। समझ रहे हो ना? कौन सी इलास्टिसिटी है? नेगेटिव है, क्योंकि इनकम तो बढ़ रही है पर डिमांड हमारी कम हो रही है। अगला क्वेश्चन, जब इनकम बढ़ती है तो जीवन की अनिवार्यताओं पर जो खर्चा है वो उस अनुपात में नहीं बढ़ता।
इनकम बढ़ रही है 20% से, इनकम बढ़ रही है 20% से, और क्वेश्चन कह रहा है कि डिमांड 20% से नहीं बढ़ रही है, डिमांड कम से बढ़ रही है। अरे जब डिमांड कम से बढ़ती है इसका मतलब डिमांड का जो रेस्पॉन्स है वो कम है, कम है मतलब एक से कम है, एक से कम है इसका मतलब उसे कहते हैं बेलोचदार। ढूंढ लो, मांग की आय लोच शून्य होती है, शून्य नहीं होती होगी। मांग की लोच एक होती है, गलत, एक से ज्यादा होती है, नहीं, एक से कम होती है। सर ये कैसे पता पड़ता है? कोई सिंपल सी बात है, प्राइस में 20% चेंज हुआ, डिमांड बदली ही नहीं। प्राइस में चेंज हुआ, ये मैंने बता रखा है वैसे आप लोगों को, प्राइस बदली या इनकम बदली और डिमांड नहीं बदली तो हम कहेंगे जो ईडी है वो 0 है। प्राइस बदली 10% से, डिमांड बदली 2% से, तो हम कहेंगे कि जो ईडी है वो 1 से कम है। जो ईडी है वो क्या है बोलो? ईडी जो है वो क्या है बोलो? कम है किससे? किससे कम है? ईडी जो है वो कम है किससे? 1 से। प्राइस बदली 10% से, डिमांड बदला 10% से, इसका मतलब जो ईडी है वो क्या है? 1 है। प्राइस बदला 10% से या इनकम बदली 10% से, डिमांड बदली 40% से, तो हम कहेंगे कि जो ईडी है वो 1 से क्या है बोलो? ज्यादा है। 1 से ज्यादा है मतलब जो ईडी है ज्यादा है तो खुला हुआ है यहां पे। और जब प्राइस नहीं बदली, इनकम नहीं बदली, फिर भी डिमांड बदल गई तो ये ईडी जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। ये 5 डिग्री होती है। इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान था। अगला प्रश्न आपके सामने, अभी अभी हमने बात करी थी इस क्वेश्चन के बारे में, अभी अभी हमने बात करी थी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर बताओ, जो विलासिता की वस्तु होती है, फैंसी सामान होते हैं, उसमें इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है? तो मांग की उच्च आय लोच होती है। यह भी हमने बात करी ही थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाओ, ऐसा माल जो एक बार से ज्यादा उपयोग में नहीं लिया जा सकता। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा माल जिसको हम एक बार से ज्यादा, देखो अलग अलग गुड्स होते हैं, अलग अलग गुड्स होते हैं, है ना। ये 2 गुड्स की जो बात कर रहा हूं, ये 2 गुड्स कौन से होते हैं? ये जो 2 गुड्स होते हैं ये उत्पादक वस्तु होती है, उपभोक्ता वस्तु होती है, सॉरी। 2 तरह की वस्तु होती है, एक होती है उपभोक्ता वस्तु जिसे उपभोक्ता यूज करता है, जिसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, और एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स। तो प्रोड्यूसर गुड्स कौन सा हो गया? जैसे प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो प्रोड्यूसर गुड्स है। प्रोड्यूसर मशीन खरीद रहा है तो वो भी कौन सा गुड्स है? वो भी हमारा प्रोड्यूसर गुड्स है। लेकिन जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर ने खरीदा, प्रोड्यूसर ने जो रॉ मटेरियल खरीदा उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, ध्यान रखना। अगर प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करने के लिए किसी गुड्स को खरीदा है तो उसे इंटरमीडिएट कहते हैं, उसे मध्यवर्ती कहते हैं। अगर किसी प्रोड्यूसर ने मशीन खरीदी है तो उस गुड्स को कौन सा गुड्स कहते हैं? तो उस गुड्स को कैपिटल गुड्स कहते हैं, उसे पूंजीगत वस्तु कहते हैं। ये कैपिटल गुड्स खत्म हो गया। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब हम जिन गुड्स का यूज करते हैं वो 2 होते हैं। जो गुड्स लंबे समय तक चलते हैं वो टिकाऊ है, जैसे कि टीवी। जो लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, 1-2 दिन में खराब हो जाएंगे, तो उस गुड्स को कहते हैं गैर टिकाऊ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ज्यादा प्राइस पर अपेक्षाकृत ऊंचे मूल्यों पर जो है जो खरीदा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन वाला बोल रहा है ऐसा गुड्स जिसको खरीदा ही तब जाता है जब उसका प्राइस भी ज्यादा होता है। दिखावे के लिए ये गुड्स खरीदे जाते हैं तो इसे प्रेस्टिजियस गुड्स कहते हैं, दिखावटी वस्तु कहते हैं, और इस प्रभाव को वेबलन प्रभाव कहते हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, सापेक्षिक मूल्य का मतलब क्या होता है? सापेक्षिक को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया है? चाय के सापेक्ष कॉफी की प्राइस, पेट्रोल के रिलेटिव कार की जो प्राइस है, समझ रहे हो? तो जब एक के साथ में दूसरी प्राइस का रेशियो लिया जाता है, ये नहीं है, ये नहीं है, अन्य के साथ किसी मौद्रिक मूल्य का जो रेशियो होता है उसी रेशियो को हम रिलेटिव प्राइस कहते हैं। ओके, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा जा रहा है जो कि कंज्यूमर बजट से है। किससे है बताओ? कंज्यूमर बजट से है। और कंज्यूमर बजट में आपको पढ़ा चुका हूं, आप याद करो। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट रेखा क्या होती है। तो कंज्यूमर की बजट रेखा 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाती है।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट जो कंज्यूमर बजट रेखा के अंदर है, अंदर है मतलब बजट रेखा ऐसी बनी होगी। अब सोचो मेरे पास में ये जो इनकम है, अगर मैं इनकम को 2 गुड्स में खर्च करूंगा पूरी तरीके से तो ये बजट रेखा बनेगी। अगर यहां ऐसे अंदर बजट रेखा बन रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, कहीं ना कहीं मैंने उस गुड्स को सही तरीके से जो अपनी इनकम है उस इनकम को पूरा यूज नहीं किया है। इनकम पड़ी थी 100 रुपए की, कचौरी समोसे में खर्चा ही 50 का किया, 50 बचा लिया। अब ढूंढ लो जो मैं कह रहा हूं उस ऑप्शन को। पहला, वो गुड्स जहां पे कंज्यूमर अपनी समस्त आय के बराबर लागत हो, जहां कंज्यूमर ने अपनी पूरी इनकम को खर्च कर दिया हो। ध्यान रखना, जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को खर्च करेगा ना, तो बजट लाइन कहां होगी? ऑन बजट लाइन होगी। मतलब कॉम्बिनेशन कहां होगा? बजट लाइन के ऊपर होगा। ध्यान रखना, अगर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को खर्च कर देगा तो कॉम्बिनेशन बजट लाइन के ऊपर होगा, यहां होगा। यहां जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी का मतलब क्या है? रिसोर्सेस का 100% यूटिलाइजेशन, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग। अगर हम यहां हैं, इसे क्या कहेंगे? इसे अंडर यूटिलाइजेशन कहेंगे, इनकम का अल्प उपयोग कहेंगे। दूसरा ऑप्शन, जब कंज्यूमर इनकम की अपेक्षा कम खर्चा कर रहा है, अभी बात करी थी, इनकम 100 रुपए है, खर्चा ही 60 किया है, तो 100% बी कॉम्बिनेशन में जो है वो जाएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर प्राप्त ही नहीं कर सकता। सोचो ना, इनकम 100 रुपए है, खर्च 120 कैसे करेगा? और जब ऐसा होगा तो वो पॉइंट बजट रेखा के बाहर होगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आउट ऑफ बजट लाइन। इसका आंसर क्या होगा? आउट ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन के भी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, अब आप गलती नहीं करोगे। अगला प्रश्न तो बहुत सिंपल प्रश्न है, जो केवल और केवल बात कर रहा है डिमांड की डेफिनेशन की। मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में बिल्कुल भी समस्या आप लोगों को आने वाली है। डिमांड क्या होता है? तो डिमांड मांगी गई मात्रा और प्राइस के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। यह प्रश्न एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एक सोचने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ध्यान देना, बात हो रही है यहां पे टमाटर और टमाटर सॉस। आप ये समझ रहे हो, टमाटर और टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी मतलब जो टमाटर को रिप्लेस कर दे। जैसे ही टमाटर और टमाटर की प्यूरी नजर आया, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है? सब्स्टिट्यूट गुड्स से पूछा गया है। ये जो प्रश्न है ये प्रतिस्थापन वस्तु से पूछा गया है। और सुनो, आपको ये पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है ना? जो संबंध होता है वो धनात्मक होता है, और धनात्मक संबंध होता है। तो अब यहां पे, अरे ये क्वेश्चन तो केवल क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन तो केवल और केवल ये कह रहा था कि टमाटर की प्यूरी कौन से गुड्स हैं? सिंपल सा सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता कि टमाटर महंगा होने से टमाटर प्यूरी की डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टमाटर महंगा होने से लोग प्यूरी ज्यादा खरीदेंगे, तो प्यूरी की डिमांड बढ़ जाएगी, रिलेशन पॉजिटिव होता है। आगे आ जाओ, चिकन और मछली, चिकन और फिश कौन से गुड्स हैं? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कौन से गुड्स हैं? सब्स्टिट्यूट है। अभी बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जितना चिकन महंगा होगा, क्वेश्चन कह रहा है चिकन महंगा होगा। अरे चिकन महंगा होगा तो लोग चिकन छोड़ के फिश की डिमांड करेंगे। वही हमें ढूंढना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा करने से फिश की डिमांड क्या होगी? तो सर फिश की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, परिवर्तित नहीं होगी, घटेगी। तो ये हो नहीं सकता। अब 2 ही ऑप्शन बचे, बढ़ेगी और बढ़ेगी। अब बढ़ेगी में क्या होगा? क्वेश्चन बोल रहा है लेकिन चिकन के लिए डिमांड कर्व चेंज नहीं होगा। गलत बात है। चिकन का जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहले हम यहां पे थे, अब जो है वो हम यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे और चिकन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। प्रश्न का आंसर
बी बिल्कुल सही है। यस आपने जो दिया है आंसर बी 100% सही, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दीजिए आंसर यहां पे क्या होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं गाइस कि अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं ना, ये जो टीम आपको दिख रही है ये वो टीम है जो पिछली बार भी कई रिजल्ट दे चुकी है और पूरे इंडिया में कॉमर्स की सबसे बड़ी टीम है। तो कोई भी स्टूडेंट जो जुड़ना चाहता है इस टीम के साथ में और कॉमर्स के क्षेत्र में है और एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहता है तो जरूर जुड़िए। पिछली बार भी हमने रिजल्ट दिया था, 2024-25 में 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट आरपीएस जेडा से सेलेक्ट हुए हैं। इस बार बारी आपकी है। तो यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स लेना चाहते हैं एडीओ का कोर्स लेना चाहते हैं तो जरूर ले लें, कोर्स बायलिंगुअल होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर अब तो कोर्स नहीं सर अब तो टेस्ट सीरीज की बारी है, तो मैं कह रहा हूं आपको ये टेस्ट सीरीज आप जरूर लीजिए। ये जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये केवल एक डेमो है और ऐसे ही वीडियोस हमारी टेस्ट सीरीज में आपको हमारे यूट्यूब पे मिलेंगे। ये केवल मैं आपको डेमो बता रहा हूं। डिमांड का जो टेस्ट हमारा हो चुका है ना, ये उसका सॉल्यूशन में करवा रहा हूं एक्चुअल में। तो ओके, तो हर चैप्टर के ऐसे ही एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हम करवा रहे हैं। डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे टेस्ट होता है जिसका सॉल्यूशन हम आपको एप्लीकेशन में देते हैं। ओके, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़ जाइए। एडीओ के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर तीनों के लिए टेस्ट सीरीज 499 से स्टार्ट हो चुकी है और असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। सभी टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं और मॉक टेस्ट भी हैं ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कुछ बच्चे लगातार हमारे साथ में इस सेशन में बने हुए थे, चेतना, मनीष, प्रेरणा, गौरव, शिवम, है ना, माही, निधि, बहुत बढ़िया। सर इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, वो भी मिस है। यस, जो मिस है वो मैं करवाऊंगा वो मैं भी नेक्स्ट वीक से मेरी क्लासेस रेगुलर हो जाएगी, तो जो टॉपिक मिस है वो मनीष करवा दूंगा मैं, है ना। चलिए जी, तो आ जाओ वापस, जहां हम चल रहे थे उसी पे आ जाते हैं। जहां हम चल रहे थे हम उसी पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सोचो आप पीवीआर में मूवी देखने गए हो, सोचिए आप पीवीआर में मूवी देखने गए हैं और उस पीवीआर में आपको एक पोटैटो चिप्स मिल रही है। मान लो बालाजी का एक चिप्स मिल रहा है और एक पॉपकॉर्न मिल रहा है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। मतलब बालाजी का चिप्स भी 50 का है, पॉपकॉर्न भी 50 का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पोटैटो चिप्स है वो महंगी हो गई, तो बताओ पोटैटो चिप्स महंगी होगी और दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, तो उसी टाइम आप क्या करोगे, आप जो डिमांड है वो पॉपकॉर्न की करोगे। आप जो डिमांड है वो किसकी करोगे, पॉपकॉर्न की करोगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पॉपकॉर्न की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। पॉपकॉर्न की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बढ़ेगी आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल सही है। समझ रहे हो, ए आंसर बिल्कुल सही है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सेब का जूस और संतरे का जूस। सेब का जूस एप्पल, यहां पे एप्पल का जूस और ऑरेंज का जूस सब्स्टिट्यूट है। अगर संतरे का जूस महंगा हो जाता है तो सेब के जूस की डिमांड क्या होगी, तो सेब के जूस की जो डिमांड है वो यहां पे बढ़ जाएगी कि गुड्स हमारा सब्स्टिट्यूट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस प्रश्न का जो आंसर है वो दे। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है अन्य सभी बातें सेम है। क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य सभी बातें सेम है और कंप्यूटर की डिमांड बढ़ गई है। कंप्यूटर की डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब सोच के देखो, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ती है या कम होती है, तो आप कहोगे कि सर डिमांड अगर बढ़ रही है तो प्राइस तो बढ़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस कम होगी, हो ही नहीं सकता। फिर ये कह रहा है कि प्राइस जो है वो कंप्यूटर की प्राइस बढ़ाएगी, प्राइस बढ़नी चाहिए, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़नी चाहिए। और ये कह रहा है कि कंप्यूटर की जो संख्या है,
दुकानदार है वो भी तो स्टॉक ज्यादा मेंटेन करेगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही दिख रहा है, ये भी सही लग रहा है। डी स्टेटमेंट है, प्राइस भी बढ़ेगी और कंप्यूटर की संख्या भी बढ़ेगी। आसान क्वेश्चन था, आंसर इसका डी था। ए भी सही है, सी भी सही है, तो डी आंसर यहां पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जब उस वस्तु की लिए मांग जिसके मूल्य गिरे हैं, क्वेश्चन कह रहा है जिसका प्राइस कम हुआ है उसकी डिमांड बढ़ गई है। क्वेश्चन कह रहा है जिसका प्राइस कम हुआ है उसकी डिमांड बढ़ गई है। ये कौन सा इफेक्ट है? ये प्राइस इफेक्ट है। लेकिन Y की प्राइस चेंज होने से X की डिमांड बदलेगी, तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। समझ रहे हो? ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और इनकम बदलने से डिमांड बदलेगी, तो वो इनकम इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो उससे क्या होगा? यार एक बात बताओ, अगर कमोडिटी की प्राइस कम हो रही है तो उससे क्या होगा? पिज्जा पहले 100 रुपए का आता था, अब पिज्जा 50 का आ रहा है। डोमिनोज ने एक नया पिज्जा लॉन्च कर दिया है 49 का पिज्जा। बताओ पिज्जा की जो प्राइस है वो क्या हो गई है? कम हो गई है। अब पिज्जा की प्राइस कम होने से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ रियल इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? रियल इनकम का मतलब होता है सेविंग। तो एक बात बताओ, सेविंग तो बढ़ जाएगी ना? सेविंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जहां पर्सन 100 रुपए का पिज्जा खरीदता था, अब 50 का खरीदेगा। मान लो रोज का एक पिज्जा लेता होगा तो 100 रुपए के हिसाब से 100 × 30 3000 रुपए हो गए। अब वही जो खर्चा है वो 1500 रुपए का हो गया, तो रियल इनकम बढ़ जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हीरा महंगा हो गया। हीरा महंगा हो गया, हीरा की डिमांड भी ज्यादा हो रही है। ये प्रेस्टिजियस गुड्स होते हैं जिसे वेबलन गुड्स और स्नॉब गुड्स भी कहते हैं। आंसर सी यहां पे बिल्कुल सही है। ऐसा गुड्स जो प्राइस और डिमांड के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बताए, सीधा संबंध बताए, उसे क्या कहेंगे? जल्दी बता दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मैंने बताया था आपको, वैसे तो प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पे पॉजिटिव रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन गिवन गुड्स में होता है क्योंकि वहां प्राइस कम होने से डिमांड भी कम हो जाती है। क्लियर है? चलिए जी, क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी गुड्स की प्राइस वस्तु के लिए मांग उसके मूल्य में गिरावट के साथ बढ़ती है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ रही है, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है संचलन। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहा जाता है क्या? खिसकाव। और संचलन जो होता है ना, जिसे क्या कहा जाता है? मूवमेंट कहा जाता है। और ये बात ध्यान रखना कि मूवमेंट का जो रीजन होता है, मूवमेंट का जो कारण होता है, वो हमेशा क्या होता है? चेंज इन प्राइस होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्राइस चेंज होने से डिमांड जो है वो बढ़ गई है, डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो उसे एक्सपांशन कहेंगे, उसे विस्तार कहेंगे। अब देखिए, सप्लाई के क्वेश्चन अगर आप डिमांड अच्छे से कर लेते हैं ना, तो सप्लाई में कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। सप्लाई में बस एक ही बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? आपको यह बात ध्यान रखनी है कि सप्लाई में आपका जो थीम है ना, वो सप्लायर की हो जाती है। और हर सप्लायर का मोटिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और लाभ ज्यादा कब होगा? तो ध्यान रखना, जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना ही सप्लायर को मिलने वाला प्रॉफिट जो है वो ज्यादा होगा, और जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतनी ही सप्लाई भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन तो केवल ये परिभाषा से पूछ रहा है कि बताओ सप्लाई कौन सी क्वांटिटी होती है? तो सप्लाई वो क्वांटिटी होती है जो क्वांटिटी एक सेलर एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे मार्केट में बेचने का प्लान कर रहा है, बेची नहीं है। आईफोन कंपनी ये सोच रही है
कि हम आने वाले दिसंबर महीने में एक नया मोबाइल लॉन्च करेंगे और उस नए मोबाइल को इतनी प्राइस पर इतने नए मोबाइल सेल कर देंगे, है ना। योजना है केवल। तो क्वेश्चन बोल रहा है वास्तव में नहीं, सप्लाई कभी कभी एक्चुअल क्वांटिटी नहीं होती। प्रोड्यूसर चाहते हैं अपेक्षाकृत ऊंचे मूल्य पर बेच सकते हैं। ये देखो, एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक टाइम पर जो बेचने का प्लान चल रहा है उसी को सप्लाई कहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लाई क्या होती है, सप्लाई क्या होती है। ये क्वेश्चन वापस एक तरीके से रिपीट हुआ है, मेरे हिसाब से आप आराम से आंसर दे सकते हैं, है ना। तो सीमित संसाधन नहीं, किसी माल के उत्पादन की लागत, आपूर्ति मात्रा और माल के बीच में जो संबंध होता है उसी को सप्लाई कहते हैं। अब देखिए, जैसे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व थे, कारक थे, वैसे सप्लाई को भी कुछ कारक प्रभावित करते हैं। वहीं से प्रश्न है कि बताओ सप्लाई बाइकों के विक्रेताओं की संख्या, नंबर ऑफ सेलर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ सेलर बढ़ रहे हैं, सेलर बढ़ रहे हैं मतलब सप्लायर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब सप्लायर बढ़ेंगे तो सप्लायर बढ़ने से क्या बढ़ेगी, अरे सप्लायर बढ़ेंगे, बेचने वाले बढ़ेंगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। मार्केट में अगर लोग सेलर बढ़ गए हैं तो सेलर अगर बढ़ जाते हैं तो सप्लाई अपने आप ही जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अन्य सभी बातें समान रहने पर यदि कैमरों के लिए मांग में गिरावट आ जाती है, कैमरे की डिमांड अगर कम हो जाती है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैमरे की डिमांड अगर कम हो जाती है तो आपको बताना है कि इससे क्या होगा। बताओ। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन कैमरे के बारे में बात कर रहा है, आपको बताना है यहां पे क्या होगा। कैमरों की मांग कम हो रही है, कैमरे की मांग कम हो रही है और आपको बताना है कि यहां पे क्या होगा। तो देखो, सिंपल सी बात है, जब कैमरे की डिमांड ही कम हो रही है, जब कैमरे की डिमांड कम हो रही है तो कहीं ना कहीं खरीदे गए कैमरों की जो संख्या है वो कम होगी, है ना। जब कैमरों की डिमांड ही कम होगी तो दुकानदार कैमरे रखेगा भी कम रखेगा और प्राइस को भी जो है वो क्या होगा, घटा देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डी आंसर यहां पे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरामदायक वस्तु किसके बीच में होती है। क्वेश्चन कह रहा है आरामदायक वस्तु किसके बीच में होती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी नहीं होगा, है ना। टेस्ट में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे हिसाब से सी लग गया है गलती से, पर इस क्वेश्चन का आंसर सी नहीं है, डी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आरामदायक वस्तु किसके बीच में होती है। देखो, सबसे पहले जो वस्तु होती है ना वो जरूरतमंद वस्तु होती है। सबसे पहले होती है अनिवार्य वस्तु। सोचो, किसी व्यक्ति को सोने के लिए अनिवार्य क्या है, पंखा। अगर उस कूलर मिल जाए तो वो कहेगा आरामदायक है, और एसी मिल जाए तो वो कहेगा लग्जरी है। ओके, तो आरामदायक वस्तु जो होती है ना वो नेसेसरी और लग्जरी के बीच में होती है। आंसर इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल सही हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 6 से 4 तक कम हो जाता है ना। अगर किसी गुड्स का जो प्राइस है वो 6 से 4 हो जाता है, इस क्वेश्चन में भी कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंग्लिश वाला तो क्वेश्चन सही है पर हिंदी वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज, 6 से 4 प्राइस हो गई है और डिमांड 10 से 15 हो गई है तो क्या होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट इलास्टिसिटी से आंसर करना है। तो जब भी इलास्टिसिटी निकालनी होती है फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। तो बताओ, क्वांटिटी में जो चेंज है वो कितना हुआ है। क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है वो 5 का हुआ है। प्राइस में जो चेंज हुआ है वो कितने का हुआ है। प्राइस में जो चेंज है वो 2 का हुआ है।
फिर बात करते हैं पुरानी प्राइस क्या है, तो पुरानी जो प्राइस है वो 6 है, और पुरानी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, तो पुरानी जो क्वांटिटी है वो 10 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 5 से इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा, है ना। 2 से इसे काटोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3/2 करोगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए, है ना। आपका आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए। बताओ फटाफट से कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1.5 आना चाहिए। जिनका भी आंसर 1.5 है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओके गाइस, तो चलिए डिमांड सप्लाई कंज्यूमर बिहेवियर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं। आप सभी का इस क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। बाकी सभी स्टूडेंट को मैं बता ही चुका हूं कि ये जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं ये हमारे ही टेस्ट के हैं, तो उत्तराखंड के स्टूडेंट है तो जरूर जुड़िएगा। बाकी रेगुलर बेसिस पे मनीष, शिवम, प्रेरणा, निधि, गौरव, है ना, मंकी, सभी का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट सेशन